सामिया को तैयार करना मुश्किल था, लेकिन इसे राजी कर लिया गया था। इसमें सबसे बड़ा हाथ रुशना का था। इसी ने इसे समझाया था कि अगर तुमने इनकार कर दिया सामिया, तो याद रखना कि हमारे लिए केस जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम हार गए तो अदालत में तुम्हें हासिम के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, इससे तो बेहतर है मैं जेल में रह लूं। इसने रोते हुए कहा तो रुशना को बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि सामिया को ऐसी हालत में इसने कभी नहीं देखा था। तो फिर तुम प्लीज इनकार ना करना, रुशना ने कहा तो इसने सर असबात में हिला दिया। दूसरी तरफ हन्नान उमर के पास आया, जो अपनी कागजात लेने अपने कमरे में आया था। वो अलमारी से कोई फाइल निकालकर इसका मुताला कर रहा था। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि तुम वलीद अंकल का एहसान उतार जाना चाहते हो? फाइल के सफ़हात पलटते उमर के हाथ थामे। इसने नजर उठाकर हन्नान को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। नहीं, तो फिर मैं वलीद अंकल के एहसानात का बदला कभी भी नहीं उतार सकता। मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इनकी बेटी को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूं तो फिर मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगा इन्हें? और जब ये सब ठीक हो जाएगा और तुम इससे अलहदा हो जाओगे, मतलब जब तुम इसे तलाक दे दोगे, तब क्या मुंह दिखाओगे अंकल को? इस बात का क्या मतलब? सीधी सीधी बात कहता हूँ, वो लड़की पहले ही एक रात जेल में गुजार चुकी है। इस पर ये बहुत बड़ा दाग लग चुका है। हो जाने कब मिटेगा? ऐसे में जब तुम इसे तलाक देकर इसे मजीद बदनाम कर दोगे, तब तब क्या मुंह दिखाओगे इसके बाप को? उमर साकित रह गया। इस पहलू पर तो इसने सोचा ही ना था। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी हो जाए, मुझे इसे इन सब से निकालना है। चलो ठीक है, अभी तुम ये काम ठीक से करो, बाद में मैं तुम्हें समझा दूंगा, हन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा। दुल्हे मियाँ, आप तैयार हैं? अली ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा। कैसी तैयारी? क्यों भाई, तूने अपने निकाह पर तैयार नहीं होना? ऐसे ही जाओगे सर झाड़ मुंह फाड़? शुक्र ये बात अरसलान ने नहीं, वरना वो इस मुहावरे की भी ऐसी की तैसी जरूर करता। उमर को अरसलान याद आया था। वैसे वो होता तो क्या कहता? हन्नान ने थोड़ी तले रखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। वो कहता, उमर तू ऐसे ही जाएगा क्या? चेहरा झाड़ शक्ल फाड़। अली ने शरारत से कहा तो तीनों हंस दिए। चल भाई, तूने अगर तैयार नहीं होना तो नीचे आ जा, वरना काजी साहब ने भागने की तैयारी की हुई है। हर थोड़ी देर बाद अपनी घड़ी देख रहे हैं, अली ने कहा तो दोनों ने सर हिलाते हुए के पीछे चल दिए। सफेद बर्फ से ढके दरख्तों और सफेद चादर ओढ़े सरजमीन के दरमियान बना वो छोटा सा मगर खूबसूरत लकड़ी का घर था, जिसकी छत पर बनी लकड़ी की चिमनी से इस वक्त धुआं उठ रहा था, जिसका मतलब था कि घर के अंदर यकीनन आतिशदान मौजूद है, जो इस वक्त चल रहा है। बर्फानी तूफान इस वक्त जोर पकड़ चुका था। बूढ़े अंकल ने लकड़ी का दरवाजा खोला और इन दोनों को देखा। ये रहा मेरा घर बच्चों, आ जाओ अंदर, यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए घर थोड़ा गंदा रखा हुआ है। हो। वो होठ गोल करके हंसे। अरसलान और जरा अंदर दाखिल हुए तो इन्हें सुकून का एहसास हुआ, क्योंकि बाहर की निस्बत अंदर का माहौल गर्म था। इधर बैठ जाओ लड़के, अंकल ने सोफे पर कुशन दुरुस्त करते हुए अरसलान को कहा। शुक्रिया अंकल। बड़ों को शुक्रिया नहीं कहते लड़के। हो। और तुम क्यों खड़ी हो लड़की, बैठ जाओ, इन्होंने सना से पूछा, जो घर का जायजा ले रही थी। आपका नाम क्या है अंकल? सना ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए पूछा। वैसे तो मेरा नाम फैजान है, मगर तुम लोग मुझे अंकल फैजी भी कह सकते हो। हो। अंकल आप फर्स्ट एड बॉक्स ले आए प्लीज। सना को अचानक से अरसलान का ख्याल आया तो बोली, अभी लाता हूँ लड़की, लेकिन इसके पाँव में टाँके आएंगे, क्या तुम लगा लोगी? मैं डॉक्टर बन रही हूँ अंकल, बस आप ये बताइए कि आपके पास सारा सामान है ना? सना ने पूछा, जबकि टाँकों के नाम पर अरसलान की हुआ निकल गई थी। हो लड़की, अंकल फैजी के पास सब कुछ होता है, वो कहते हुए दूसरे कमरे की जानिब बढ़ने लगी, जब अरसलान ने इन्हें आवाज दी। अंकल आपके पास मोबाइल है क्या? क्या बात करते हैं लड़के, हो। आज के दौर में किसके पास मोबाइल नहीं होता? हो। मुझे अपने घर फोन करके बताना है कि हम इस जगह फंस गए हैं। क्या सोचते होंगे वो लोग कि हमें जमीन चबा गई या आसमान हड़प गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सना ने इसे घूरते हुए मुहावरा दुरुस्त किया। मेरा मतलब वही था, अरसलान ने सर खुजाते हुए कहा। सख्त सर्दी के बायस अब इसके पैरों का खून भी जम गया था। अंकल थोड़ी देर में मरहम पट्टी का सारा सामान और मोबाइल साथ ले आए। ये लो डॉक्टर लड़की, हो। इन्होंने दवा का डब्बा इसकी जानिब बढ़ाया। इसमें सुन करने का इंजेक्शन तो है ही नहीं। सना ने पूछा, ओ लगता है वो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम बिना सुन किए टाके लगा दो इसके। क्या? नहीं, ऐसा मत करना, अरसलान चीखा। अब तो ऐसा करना होगा अरसलान, क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? बहादुर बनो लड़के, हो। वैसे अंकल हम किस जगह पर हैं? सना ने सारा सामान तैयार करते हुए कहा, जिसे देखकर अरसलान को होल उठ रहे थे। इस कर दो,
अंकल फैजी ने कहा। थोड़ी देर में सना ने अरसलान के टांके लगा दिए, मगर इस दौरान अरसलान ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। सामिया और उमर का निकाह बखैर आफियत अंजाम पा गया था। चूँकि वली साहब की तदफीन को चंद ही घंटे पाए थे, इसीलिए कोई इतना ज़्यादा खुशी का समा नहीं था। निकाह के बाद जब सब इधर उधर हो गए तो उमर की नज़रें खालिद साहब पर पड़ी, जो किसी गहरी सोच में गुम थे। वो इनके पास चला गया। क्या सोच रहे हैं अंकल? मेरे जहन में एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया है। वो क्या? मैं सोच रहा हूँ कि कल ही आसिम की पार्टी के सरबराह से मुलाकात करूँ और इन्हें इंतहाई शाइस्तगी से बताऊँ कि आपकी पार्टी का एक मामूली लड़के एक लड़की पर झूठा केस दायर करके इसे फंसा रहा है, और आपको लगता है कि ये सियासी लीडर इतने अच्छे होते हैं कि आपकी बात मान जाएंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मैं करूँगा ये कि मैं तुम्हारा और सामिया का निकाहनामा इसे दिखाऊंगा और इसे बताऊंगा कि आसिम के ये केस हारने के 90% इम्कानात हैं। इसीलिए आप इसे समझाएं कि वो केस वापस ले ले, वरना अदालत जाने की सूरत में हम इस केस में मीडिया को भी घसीट लेंगे और आपका नाम खास तौर पर सामने लाया जाएगा और वो आसिम को केस वापस लेने पर राज़ी कर लेगा। इसे करना होगा, नहीं तो दूसरी सूरत में वो आसिम को अपनी पार्टी से निकाल देगा। वो इतना पागल नहीं है कि एक मामूली वर्कर के लिए अपना इमेज खराब करे, और जब आसिम की सर पर से सियासी लीडर का हाथ उठ जाएगा तो वो किसी काबिल नहीं रहेगा, और इसे हर सूरत में केस वापस लेना होगा, यानी हर तरफ से हमारा ही फ़ायदा है। उमर ने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ, इन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया। अंकल, आप बहुत आला ज़र्फ़ हैं, उमर ने अचानक से कहा तो इन्होंने हैरत से देखा। खैरियत, तुम्हें अचानक ये ख्याल कहाँ से आया? आपका अपना बेटा लापता है और आप किसी और की बेटी के लिए परेशान हैं। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। मेरे लिए तुम सब बराबर हो। वो किसी और की बेटी नहीं, बल्कि मेरे मरहूम दोस्त की अकलौती औलाद है। आपको अरसलान की कोई खबर मिली? अभी तक तो इसने कोई कॉल नहीं की। पता नहीं वहाँ से भागकर कहाँ गए होंगे दोनों। फिक्र ना करें, मिल जाएगा दोनों। उमर ने इनके हाथ पर हाथ रखते हुए इन्हें तसल्ली दी। इंशाअल्लाह। उन्होंने बस इतना ही कहा। ऊपर से जितने भी मजबूत नज़र आए, लेकिन थे तो वो एक बाप ही ना। अंदर से वो भी अपने बेटे के लिए बेहद परेशान थे। हो, मैं तुम लोगों को अपने बारे में क्या बताऊं? चलो बताता हूँ। मैं तुम्हारी उम्र का था लड़के, बस तुमसे थोड़ा ज़्यादा मोटा था। हो, तब मुझे शौक़ हुआ था अपने मुल्क जंगलात देखने का, लेकिन हमारे मुल्क में तो इतने जंगलात ही नहीं हैं। हो, बस फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं दुनिया के हर जंगल की सैर करूँगा। बस फिर मैंने दुनिया के जंगलात की सैर में अपनी जवानी गुजार दी। हो। इसके बाद मैं अपने मुल्क वापस आया और अपने मुल्क के जंगलात की हिफाजत पर मामूर हो गया। मैं यहाँ जंगलों में छुप कर रहता हूँ और हर इस बंदे पर नज़र रखता हूँ जो यहाँ दरख्त काटने या जंगलात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। हो, मैं पिछले 14 सालों में न जाने कितने ही मुजरिम को पकड़ा चुका हूँ जो यहाँ के दरख्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हो। अंकल फैजी ने मुसलसल हंसते हुए अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। वो सब इस वक्त आतिशदान के पास बैठे हुए थे। घर में कोई भी लाइट नहीं जली हुई थी, क्योंकि आतिशदान की आग से ही अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। बाहर बर्फबारी पूरी जोरों शोर से जारी थी। इस लकड़ी के खूबसूरत घर के शीशे की खिड़कियां धुंध के बायस गदली हो चुकी थी। तो आपने शादी भी नहीं की? सना ने दिलचस्पी से पूछा। हो, मेरी ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं था, इसलिए मैंने आज तक कुंवारा हूँ। हो, और ये जंगलात ही तो मेरी फैमिली है। तुम दुखी ना हो लड़की। हो। अंकल, नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा, हम घर किस तरह कॉल करेंगे? अरसलान ने अंकल का मोबाइल देखते हुए कहा। इतनी तूफानी बर्फबारी में यहाँ नेटवर्क नहीं आता, लेकिन तुम फिक्र ना करो। हो, क्योंकि मुझे यहाँ की आर्मी ने एक ऐसा आला दे रखा है जिसमें इनसे राब्ता कर सकता हूँ। हो, और मैंने इनको कॉल करके यहाँ बुला भी लिया है। हो। इन्होंने हंसते हुए इसे तसल्ली दी। आर्मी से बात करके मैंने क्या करना है? अरसलान ने बुरा मानते हुए कहा। अरे लड़के, मैं आर्मी वालों को बताया है कि तुम दोनों यहाँ फंस गए हो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बचाने ज़रूर आएंगे। हो। तो आर्मी वाले हमें यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? सना ने पूछा। वो तुम दोनों को GHQ ले जाएंगे। वहाँ से तुम अपने घर वालों को फ़ोन कर देना, फिर वो लोग तुम्हें कराची भेज देंगे। हो। सच? मतलब हम घर जा सकते हैं? सना ने खुश होते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल लड़की, बस वो लोग आते ही होंगे। हो। बहुत शुक्रिया अंकल फैजी, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है। अरसलान ने तशक्कुर से कहा। हो लड़के,
تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے شکریہ نہ بولنا۔ اوکے انکل، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میں تو بھول گیا، میں نے قہوہ رکھا تھا چولہے پر، ابھی تم لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ہو انکل ہنستے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ ایسے یہ انکل کتنے سویٹ ہے نا؟ ثنا نے ارسلان سے پوچھا۔ ہاں وہ تو ہیں، اس نے اپنے پاؤں دیکھتے ہوئے تائید کی۔ زیادہ ہلو مت ارسلان، ورنہ تمہیں درد ہوگا۔ ثنا نے اسے صوفے سے اٹھتا دیکھ کر فکر مندی سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی شکریہ، اس نے ثنا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا کس بات کا شکریہ؟ تم نے جو اتنی خدمت کی ہے میری، اس لیے کہا۔ تم دوست ہو میرا فرض تھا وہ سب کرنا۔ صرف دوست؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو ثنا گڑبڑا گئی۔ ہاں دوست ہی ہو تم میرے، اور کیا؟ اس نے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں اور تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ لیے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ثنا نے اسے مسکراتا دیکھ کر نظروں کا زاویہ دوسری جانب موڑ لیا۔ آرمی والوں نے انہیں وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے انکل فیضی کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا۔ بیڈ کوارٹر پہنچ کر انہوں نے گھر فون کیے، اپنی خیریت کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ تھوڑی دیر میں وہ کراچی جانے والی بس میں سوار ہو جائیں گے اور کل صبح تک کراچی میں ہوں گے۔ اگلے دن بس اسٹینڈ پر انہیں لینے خالد صاحب اور ڈاکٹر مہتاب دونوں آئے تھے۔ وہ دونوں انہیں لے کر جب ٹاؤن پہنچے تو تقریباً سبھی ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گلی میں رکی، ثنا دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگتی ہوئی اپنی امی سے جا لپٹی۔ خالد صاحب نے ارسلان کی طرف کا دروازہ کھولا تو حمزہ اور عمر نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ ارسلان میرا بچہ! رحیمہ بیگم اسے دیکھتے ہی تڑپ اٹھی۔ امی! ارسلان بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گیا۔ وہ بار بار اسے پیار کرتی، ارسلان بار بار ان کو تسلی دیتا، لیکن انہیں یقین نہ آتا۔ وہ پھر سے اسے اپنے ساتھ لگا لیتی اور خوب پیار کرتی، ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ پاس کھڑا علی اس منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہی اسے لگا جیسے آس پاس کے لوگ غائب ہو گئے ہوں اور وہ کئی سال پیچھے چلا گیا ہو، جب وہ ایک 8 سال کا بچہ تھا۔ اسی گلی میں اس کی ماں اسے پریشانی کے عالم میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی سبزیاں لیتی رشنا کی امی کی نظریں ان پر پڑی تو پوچھا۔ یہ علی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ابھی ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ایک تو یہ لڑکا کبھی ٹک کر ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں۔ چلو تم پریشان نہیں ہو، یہی ہوگا، بھی آ جائے گا۔ انہوں نے علی کی ماں کو تسلی دی۔ بس اللہ کرے خیریت سے آ جائے۔ صبح صبح پتہ نہیں کیا شرارت سوجی ہے اسے، جو یوں ناشتہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ ہنوز پریشان تھی۔ وہ دیکھیں بھابھی، آ گیا علی۔ رشنا نے امی نے گلی میں داخل ہوتے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ شکر اللہ کا۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ شدید غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ آج تو اس کی صحیح سے خبر لی تھی ہوں، انہوں نے کہا تو رشنا کی امی ہنستے ہوئے اپنے گھر میں چلی گئیں۔ کہاں گئے تھے تم؟ ہاں؟ انہوں نے علی کے کان مروڑتے ہوئے پوچھا۔ ابو کی گاڑی 2 گلی آگے جا کر بند ہو گئی ہے، وہی دیکھنے گیا تھا۔ امی کان تو چھوڑیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ پر تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے ابو کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا تو علی شرارت سے مسکرایا۔ پہلے آپ اپنا کان ادھر لائیں۔ علی نے اشارے سے ان کو اپنے پاس بلایا تو وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور اپنا دایاں کان اس کے منہ کے قریب کرتے ہوئے بولی۔ بتاؤ کیسے پتا چلا؟ میں نے نا ابو کی گاڑی کی بیٹری کے وائر نکال دیا ہے، اس نے شرارت سے کہا تو اس کی امی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ گاڑی کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ ناممکن بات تھی، لیکن وہ علی تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیونکہ صبح ابو نے آپ کو ڈانٹا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر علی کی امی نے شاپنگ پر جانے کی بات کی تو اس کے ابو نے غصے میں انہیں ڈانٹ دیا۔ حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، لیکن ان کی دوسری بیوی سے ان کے حالات کشیدہ چل رہے تھے تو اس کا غصہ یہاں نکل گیا تھا۔ لیکن بیٹا یہ بہت بری بات ہے، علی کی امی نے اسے سمجھایا، جسے سمجھانا ناممکنات میں شامل تھا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میری امی سے تیز آواز میں بات کرے، پھر چاہے وہ میرے ابو ہی کیوں نہ ہوں، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو اس کی امی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اچھا، انہوں نے اچھا کو لمبا کر کے کھینچا اور پھر علی کو گدگدانا شروع کر دیا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ میرا بچہ! انہوں نے اسے خود میں بھینس لیا۔ واہ کیا کہنے ہیں، کیا لاڈ پیار ہو رہا ہے ماں بیٹے میں۔ مرتضی صاحب کی آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شیطان، تم نے میری گاڑی خراب کی ہے نا؟ لیکن بیٹا میں بھی آپ کا ہی باپ ہوں، 2 منٹ میں ٹھیک کر لیا میں نے اسے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے علی کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ
वो सीने पर हाथ बांधकर इनसे दूर जा खड़ा हुआ। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? आपने मेरी अम्मी को डांटा, इसने मुंह बसूरते हुए कहा। अच्छा चलो फिर हम आपकी अम्मी से सॉरी कह देते हैं। सॉरी आयमा। ऐसे नहीं, पहले आप घुटनों के बल जमीन पर बैठेंगे और फिर कान पकड़कर मेरी अम्मी को सॉरी बोलेंगे। अली जब भी कोई गलत काम करता तो मुर्तज़ा इसे ऐसे ही सजा देते थे। आज इसे भी मौका मिल गया था। अच्छा, जो हुक्म आपका, मुर्तज़ा कहते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और अपने दोनों कान पकड़ लिए। आयमा इस सारी कार्रवाई के दौरान हंसती ही रही। सॉरी आयमा, मैं सुबह बहुत रूड हो गया था, इन्होंने कहा, और इससे पहले कि वो कोई जवाब देती अली बोल पड़ा। चले अम्मी, हम नाश्ता करने चलते हैं, और जब तक अम्मी अब्बू को माफ़ नहीं कर देती यही कान पकड़ कर बैठे रहिएगा। शैतान कहेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुर्तज़ा ने इसे आंखें दिखाई। खबरदार जो मेरे मासूम बच्चे को कुछ बोला तो। आयमा ने इसे अपने साथ लिपटा लिया। मासूम? मुर्तज़ा ने सदमाती कैफियत में कहा। हाँ ना, इतना प्यारा बच्चा तो है मेरा, इन्होंने अली को प्यार करते हुए कहा, तो वो भी इनसे लपट गया। और माँ की वो खुशबू अली को आज भी अपने पास महसूस होती थी। इनका शफ़क़त भरा लम्स वो कभी भूला ही नहीं था। इनका अली के लिए परेशान होना, जब भी इसे याद आता तो वो मुस्कुरा उठता। एक माँ ही तो थी जो इतना चाहती थी। अब तो ढूंढने से भी वो कहीं ना मिलती थी। अब वो कितनी ही देर इसे घर आता, इसके लिए परेशान होने वाली माँ नहीं होती। अब इसे सज़ा देने वाला बाप भी मिनो मिट्टी तले जा सोया था। माँ का प्यार इसे अपने साथ लिपटाना बहुत याद आता। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा। ओए हीरो, कहाँ गुम है? हन्नान की आवाज़ ने इसे वापस हॉल में ला खड़ा किया। अरसलान अब अपने घर जा चुका था। गली में अब इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। अली गहरी सांस लेता इसकी जानिब मुड़ा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं मारिया से जाकर ये कहूँ कि इसने ड्रामाई वक्फा दिया, जबकि मारिया के नाम पर हन्नान के माथे पर बल पड़े थे कि खान साहब तुम्हारे इश्क में गोड़े गोड़े डूब चुके हैं। अली कहते उस साथ ही भागा, क्योंकि इसने हन्नान के आस्तीने चढ़ाते हुए देख लिया था। रुक, तुझे बताता हूँ अभी। वो अली के पीछे भागा, मगर अली इसे चकमा दे गया। ऐसा ही था वो, अपने दुख किसी पर आया नहीं करता। वो लोगों को हंसाने के लिए दुनिया में आया था, रुलाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेटा। अरसलान अगले दिन अपनी अम्मी की गोद में सर रखे हुए लेटा था और वो इसके बाल चलाते हुए कह रही थी, सिर्फ 3 दिन दूर रहा हूँ मैं आपसे और आप इतना परेशान हो गई। हाँ तो ना होती क्या, कुछ खबर नहीं थी तुम्हारी, इतना डर गई थी मैं। इन्होंने बताया तो वो मुस्कुरा उठा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पाँव कैसा है? बेहतर है पहले से। मुझे तो सना का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर वो बुरा वक्त तुम्हारा इलाज ना करती। वैसे अम्मी, शुक्रिया अदा करने का एक बेहतरीन तरीका है मेरे पास। वो उठकर बैठ गया। वो क्या? जिस लड़की ने आपकी बेटी की इतनी खिदमत की है, क्यों ना हम इसे हमेशा के लिए अपने घर ले आए? इसने शरारत से पूछा। अपने घर कैसे ले आए? वो इसकी बात समझी नहीं। अपनी बहू बनाकर, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अरसलान, तुम सच कह रहे हो? इन्होंने बेयकीनी से पूछा। हाँ अम्मी, क्यों, वो आपको अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। तो फिर आप कब बात करेंगी? सब्र करो लड़के, इतनी भी क्या जल्दी है? इन्होंने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। चलो अब ये सूप पी लो। इन्होंने सूप का प्याला इसकी तरफ बढ़ाया। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पीना। क्या मतलब नहीं पीना? पूरा ख़त्म करना होगा। पर मुझे ये सूप जहर लगता है, इसने मुंह बसूरते हुए कहा। अरसलान, जिद ना करो। क्या हो रहा है? अली ने इसके कमरे में कदम रखते हुए पूछा। इसके पीछे उमर, हैदर, हन्नान और हमजा दाखिल हुए। देखो बेटा, इसे कल से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, और अभी भी मैं सूप बना कर लाई हूँ, लेकिन इसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। इन्होंने लगे हाथों अली से इसकी शिकायत की तो सभी मुस्कुरा दिए। क्या है भाई, क्यों तंग कर रहे हो आंटी को? उमर ने इसे मसनूई गुस्से से डांटा। यार मुझे नहीं खाया जाता ये मरीजों वाला खाना। आंटी आप जाएं, हम इसे खिला देंगे। अली ने राहिमा बेगम से कहा। हाँ सही है, तुम ही खिलाओ अब इसे। वो सूप का प्याला अली को पकड़ाती बाहर निकल गई। चल अब चुपचाप खा ले, वरना हम तुझे मार मार कर खिलाएंगे। अली ने सूप का चम्मच इसके मुंह के पास ले जाते हुए कहा। खबरदार जो मेरे साथ जबरदस्ती की, दूर रखो इसे मुझसे, वरना सारा तुम्हारे मुंह पर ही उलट दूंगा। अरसलान ने इसे धमकी दी। कैसे उलट देगा? चल अली, तू खिला इसे, मैं वीडियो बनाता हूँ इसकी। हमजा ने कहते हुए जेब से मोबाइल निकाला। देखो मैं कह रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। ले मेरा मुन्ना, खा ले, शाबाश। अली ने चमचा इसके मुंह के करीब किया तो इसने मुंह दूर हटा लिया। ऐसे नहीं मानेगा ये अली, तो इसे लोरी सुना, तब खाएगा ये। हैदर ने मुफ्त मशवरा दिया। मैं कत्ल कर दूंगा तुम सबका, वो बेबसी से चिल्लाया।
पहले उठकर खड़ा तो हो जा लंगड़े, हमजा ने लकमा दिया, जबकि हन्नान और उमर बैठे हंस रहे थे। चल खा ले शाबाश, चू चू करती चिड़िया आई, पहला पहला दाना लाई, कितनी मिर्चें खिलाऊं, मुन्ना चम्मच से खा जाए। अली ने लोरी गाते हुए सूप से भरा चम्मच इसके मुंह में ठोस दिया। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। वो इन्हें दुहाइयां दे रहा था, जबकि बाकी सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। बिला आखिर अली ने इसे पूरा सूप खिला ही कर दम लिया। पैर कैसा है तुम्हारा? जब अरसलान ने पूरा सूप खत्म कर लिया तो उमर ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, कोई तो एक इंसान है, बच्चा मेरा दोस्त है, अरसलान ने दुख भरे लहजे में कहा तो वहाँ कहका पड़ा था। अबे एक बात बता, तू खुद तो फंसा ही फंसा था, लेकिन साथ में सना को फंसाने की क्या जरूरत थी? अन्नान ने पूछा। मैंने कहाँ फंसाया भाई, मैंने तो इसे अखलाक में लिफ्ट दी थी, मुझे क्या पता था इसी दिन अगवा हो जाऊंगा। वैसे ये वही वाली कहावत हो गई, हम तो मरे सनम, साथ में तुम्हें भी मार दिया। अरसलान ने कहावत की टांगे चूर चूर करके इसे सारी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया, जबकि बाकी सब अपना सर पीट लिया। अच्छा हुआ भाई कि तू खुद वहाँ से भाग गया, वरना तेरे मुहावरे सुन सुनकर इस डकैत ने तो या तो खुद गोली मार लेनी थी या फिर तुझे, अली ने कहा, लेकिन अरसलान ने इसे इग्नोर कर दिया। बात सुन, तू कितने मज़े से बैठा दांत निकाल रहा है ना, मेरे बगैर निकाह भी कर लिया, इंतज़ार भी नहीं किया, कैसा दोस्त है तू? अरसलान ने उमर को लताड़ा। नहीं तो तेरे बगैर निकाह हराम हो जाता क्या? उमर ने पूछा। हाय, मतलब एक दोस्त लापता है और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं? ऐसी बात नहीं है यार, वो बस हालात में ऐसे हो गए थे, उमर ने वजाहत दी। नहीं बस अब मैं तुझसे नाराज़ हूँ। शाबाश अरसलान, ऐसे ही नाराज़ रहना इससे, और तब तक नहीं मानना जब तक ये हमें ट्रीट ना दे दे, अली ने पुरजोश अंदाज से कहा तो उमर ने इसे घूरा। ओए तेरा मसला हल हुआ? अरसलान ने हमजा से पूछा। हाँ हो गया, अल्लाह के करम से, वरना इसने तो मुझे फंसवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमजा ने सुकून से चिप्स खाते हुए अली को देखा और इसे जवाब दिया। कौन सा मसला? उमर हमेशा की तरह लायन था। हैदर ने इसे रुशना और हमजा के साथ की जाने वाली अली की सारी कार्रवाई सुनाई। सुधर जा अली, कितनी बार कहा है तुझे? हन्नान ने सारी बात सुनने के बाद कहा। देख, तू कयामत आने की दुआ मांग ले, क्योंकि तेरी ये ख्वाहिश कयामत के बाद ही पूरी हो सकती है। अली ने मज़े से कहा। और आप बताएं खान साहब, आपका मसला कहाँ तक पहुँचा? मेरा कौन सा मसला? हन्नान ने हैरत से पूछा। मारिया की बात कर रहा है, हैदर ने बताया तो इसने नहायत ही बुरा सा मुँह बनाया। तुम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करोगे? इसने खफगी से पूछा। ठीक है, लेकिन ये तो बता कि अरसलान कुछ और भी पूछना चाहता था जब उमर ने इसकी बात काटी। बस कर दे भाई, सारी खबरें क्या आज ही लेगा? कल के लिए भी कुछ छोड़ दे। ठीक है यार, नहीं पूछता, छोड़ इन सबको। तू मुझे ये बता कि अली रोशनदान से भागा कैसे? अली ने वो बात आखिर पूछ ही रही जो कब से इसे बेचैन कर रही थी। असल में हुआ ये कि जब अरसलान ने सारी दास्तान शुरू से सुनाना शुरू कर दी। सामिया चुप कर जाओ यार, अब जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है ना, हम इसे बदल तो नहीं सकते। सना ने अपने कंधे पर सर रखते हुए सामिया को कहा। जैसे ही वो इसे वलीद अंकल की मौत और इसके साथ पेश आने वाले वाक़या की खबर मिली तो वो इसके पास दौड़ी दौड़ी आई। पर मुझे सब्र नहीं आता, मुझे यकीन नहीं आता कि बाबा नहीं है। वो हिचकियों से रो दी। मैं अकेले रह गई हूँ सना, मेरा कोई नहीं रहा। कैसी बातें कर रही हो यार, हम तुम्हारे अपने हैं ना? शिफा ने इसके सामने बैठते हुए पूछा। इस वक्त वो सब इसके कमरे में मौजूद थी। सामी देखो, अगर इसे ही रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। रुशना ने भी इसे समझाया। लो सामी, ये खाना खा लो, तुमने सुबह भी ठीक से नाश्ता नहीं किया था। हरीम काफ़ी देर से इसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। तुम खुद को अकेले ना समझो यार, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। सना ने इसका कंधा सहलाते हुए कहा। पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया था, ऐसे नहीं कहते। चलो अब आंसू पोछो और खाना खाओ। शिफा ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा तो इसने महज सर हिला दिया। अपने रोने धोने में मैंने तुम्हारा हाल तो पूछा ही नहीं, कैसी हो तुम? सामिया की नज़र जब सना पर पड़ी तो इसे एहसास हुआ कि वो काफ़ी कमज़ोर लग रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो, बस अपना ख्याल रखो, सना ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो यार तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। हरीम जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी जा रही हो? रुशना ने पूछा। यार अम्मी घर पर नहीं है और हमजा भी बस घर आने वाला होगा, इसे खाना गर्म करके देना होगा, क्योंकि साहब ऑफिस में आते ही अपना याराना निभाने अरसलान के पास चले गए। इसने हंसते हुए कहा और फिर सामिया से गले मिलकर इसे अपना ख्याल रखने की तलकीन करके बाहर आ गई। वो अभी घर से बाहर निकली ही थी कि इसकी नज़र गली में खड़े हैदर पर पड़ी।
हालांकि हरीम को इग्नोर करना इसके लिए बेहद मुश्किल था। मैं भी ठीक हूँ, तुम कहीं जा रहे हो? इसने बात करने की गर्ज से पूछा। नहीं, कहीं नहीं। हमजा बता रहा था कि अली ने तुम्हारी गाड़ी का बहुत बुरा हाल किया है। इसने इसीलिए पूछा कि शायद इस मौजू पर तो हैदर कुछ बोलेगा, वरना वो तो हर बात का मुख्तसर सा जवाब दे रहा था। हाँ, वो दरअसल हैदर का मोबाइल बजने लगा। ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हरीम, मुझे लेनी होगी, इसने माजरत ख्वाना लहजे में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अटेंड कर लो। हरीम ने इजाज़त दी तो हैदर ने मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो मारिया, कैसी हो? वो बात करते हुए आगे बढ़ गया, जबकि हरीम को शौक लगा था। तो मारिया की कॉल अटेंड करना इसके लिए मुझसे ज़्यादा अहम है। हरीम को लगा जैसे किसी ने इसे अंगारों पर लिटा दिया हो। अबे मारिया, कहाँ से याद आ गई तुझे? मैं हूँ सफदर। सफदर ने हैरत से पूछा। मुझे पता है, हैदर ने दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर तूने मारिया क्यों कहा? रहने दे, तू नहीं समझ सकता। वो सफदर से बात करता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। हरीम दुख के साथ इसे जाते हुए देख रही थी। सब कुछ अपने हाथों से गंवाने का मतलब इसे अब समझ आ रहा था। अब तो वो आजर के फोबिये से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अफसोस कि बहुत देर हो चुकी थी, या फिर शायद इसे ऐसा लगता हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। अली फ़ोन कान से लगाए बात करते हुए पार्क में चहलकदमी कर रहा था। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर इसने सर हिलाया और फिर अगले ही लम्हे बोला, अब तो इनका इंतकाल हो ही गया है, तो अब तो तुम कराची आ जाओगी ना? अली ने पूछा। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वो हकीकी मायनों में उछल पड़ा। क्या? लेकिन 1 महीने बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? फिर से दूसरी तरफ वाले की बारी आई। अच्छा, लेकिन जब 1 महीने बाद आना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? मुझे बेसब्रा ना कहो, इतना लंबा इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। वो मुंह बसूरते हुए बोला। वादा करो कि 40वीं के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। गुड, चलो फिर कल बात होती है, अल्लाह हाफिज। अली ने फ़ोन काट दिया। वो पार्क से बाहर निकला, लेकिन अपने ब्लॉक जाने के बजाय वो दूसरे ब्लॉक में दाखिल हुआ, जहाँ थोड़े बड़े घर बने हुए थे। वहाँ पहुँचकर वो एक गली में गया जो इस वक्त तकरीबन खाली ही थी। सुबह का वक्त था, हर कोई अपने काम में काज में निकला हुआ था। ऐसे में एक अंकल अपने घर का दरवाज़ा खोले बाहर किसी कुर्सी डाले बैठे सो रहे थे। पास ही पुराने दौर का एक रेडियो रखा हुआ था, जिस पर इसी 80 की दुहाई के पुराने गाने चल रहे थे। इतना पुराना होने के बावजूद भी इस रेडियो की आवाज़ दौरे हाजिर के बफर से भी तेज़ थी। मज़े की बात यह थी कि फुल साउंड में गाना चला होने के बावजूद भी अंकल की नींद में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चंद दिन में इंसान क्या बना रहा। दुनिया वालों ने मुझे सचमुच में ही इंसान समझ लिया। इसने अपनी पी कैप दुरुस्त करते हुए खुद कलामी की। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अंकल के करीब आ पहुंचा, जो मज़े से खर्राटे भर रहे थे। इसने इनकी आंखों के सामने हाथ हिलाया, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये शिफा कहाँ रह गई आखिर? इसने हाथ में बंधी घड़ी देखते हुए कहा। रेडियो से फुल साउंड में गाना बज रहा था। इतनी मोहब्बत सह न सकूंगा, सच मानो जिंदा रह न सकूंगा। कहाँ रह गई थी तुम? जिसे ही शफा वहाँ पहुंची, अली ने इसे पूछा। ये सब छोड़ो, पहले वो काम करो जो हम करने आए हैं, इससे पहले कि अंकल उठ जाएं। शिफा ने अपने हाथ में पकड़ी टोकरी को संभालते हुए कहा। हाँ चलो, अली ने कहा, और वो दोनों आराम आराम से अंकल के घर के लॉन में दाखिल हो गए। मैं दरख्त पर चढ़ती हूँ, तुम नीचे टोकरी पकड़कर खड़े हो जाओ। शिफा ने लकड़ी की टोकरी अली की पकड़ाई और खुद कीनों से भरे दरख्त पर चढ़ने लगी। तुझको संभालूंगी, मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या जाने तमन्ना। पकड़ो। शिफा ने दरख्त पर चढ़कर 3-4 कीनू फेंके तो अली ने टुकड़ा आगे कर दिया। सारे कीनू इसमें गिरे। बस 4, कम से कम 50 जमा करने हैं हमें। अली ने नाराजगी से कहा। दे रही हूँ, सब्र करो। इसने गुस्से से कहा। अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ में। मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है। शिफा ने एक साथ कई कीनू हवा में उछाल दिए। अली ने गड़बड़ाते हुए टोकरी आगे की। सब शुक्र के सारे कीनू टोकरी में ही थे गिरे, जमीन पर कोई नहीं गिरा। अली ने इसे गुस्से से देखा, जबकि शिफा इसे मजे से मुंह चिढ़ाया। तो फिर संभाल, ये मैं चला जाने कहा, हाँ दिल में आ। करीबन 50 के करीब कीनू जमा करने के बाद वो लोग बाहर निकल। अंकल अभी तक सोए हुए थे, गाना अभी तक चल रहा था। अली इनके पास आकर रुका। इसकी आंखें शरारत से चमकी। वहाँ क्या करने रुके हो? चलो जल्दी वापस, इससे पहले कि अंकल उठ जाएं। शिफा ने दबी दबी आवाज में कहा। बस 1 मिनट, इसने जवाब दिया और कीनू की टोकरी में से निकाल कर हाथ मिल गया। आखिर तुम क्या करने वाले हो? बता रहा हूँ, सबर। जैसे ही अंकल ने नींद में खर्राटे लेने के लिए मुंह खोला, अली ने हाथ में पकड़ा कीनू इनके मुंह में डाल दिया। इनकी शक्ल देखकर शिफा की हंसी छूट गई। अंकल नींद में हड़बड़ाने लगे। भागो शिफा, अली ने कहा, और दोनों भागते हुए गली से बाहर आ गए। कौन? अंकल नींद से उठे और मुंह में रखा कीनू बाहर निकाला।
یہ کینو کس نے رکھا ہے یہاں؟ انہوں نے تعجب سے کہتے ہوئے کینو باہر نکالا اور پیچھے مڑ کر اپنے لان میں دیکھا تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان کی کینو کے 4 طرف 5 ٹہنیاں خالی تھیں۔ یہ کس نے کیا؟ وہ زور سے چیخے، لیکن وہاں جواب دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ جواب دینے والے وہ دونوں شیطان گلی کے باہر ایک گھر کی اوٹ میں ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ گانا ابھی تک بج رہا تھا، ساتھیا تو نے کیا کیا، بہلیا تو نے کیا کیا، میں نے کیا تیرا انتظار، اتنا کرو نہ مجھے پیار۔